मुंगिया स्टील प्रेजेंट्स द सिलेक्शन शो। जारी हो गई है। आज से नामांकन के दूसरे चरण की शुरुआत हो गई है। नामांकन की अंतिम तारीख 18 नवंबर है। नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी 19 नवंबर तक होगी। नामांकन पत्र वापसी की तारीख 21 नवंबर है। मतदान की तारीख 7 दिसंबर है। दूसरे चरण के मतदान के लिए आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो रही है। इस चरण में राज्य के 20 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव होने हैं, जिनमें रांची जिले के 2 विधानसभा क्षेत्र मांडर और तमाड़ भी शामिल हैं। मांडर के लिए कलेक्ट्रेट कैंपस में तैयारी की गई, जबकि बुंडू अनुमंडल कार्यालय में तमाड़ के लिए नामांकन पर्चा 18 नवंबर तक दाखिल किए जाएंगे। नामांकन तैयारी का जायजा लिया हमारे रांची संवाददाता भुवन किशोर झा ने। दूसरे चरण के मतदान के लिए आज से नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू हो रही है। आप देख सकते हैं कि राज्य के 20 विधानसभा क्षेत्रों में दूसरे चरण में चुनाव होने हैं और इसको लेकर के आज से 18 नवंबर तक नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू होगी। रांची की यदि बात करें तो रांची में 2 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जो दूसरे चरण के मतदान में यहां पर नॉमिनेशन आज से शुरू होगा। मांडर विधानसभा क्षेत्र और तमाड़ का। मांडर विधानसभा क्षेत्र के लिए नॉमिनेशन की प्रक्रिया समाहरणालय परिसर में यहाँ पर व्यवस्था रखी गई है और यहाँ सुबह 11 बजे से लेकर के दोपहर 3 बजे तक नॉमिनेशन किए जाएंगे। उसी तरह से मांडर के अलावे तमाड़ विधानसभा क्षेत्र के लिए बुंडू और मंडल कार्यालय में व्यवस्था की गई है। प्रत्याशी जो भी यहाँ पर आएंगे उनके साथ मैक्सिमम 5 लोग शामिल होंगे और इसके अलावे जो गाड़ियों को लेकर के तामझाम के साथ भारी भरकम भीड़ के साथ जो नॉमिनेशन की प्रक्रिया होती थी वो नहीं हो पाएगी। इसके लिए पूरी तरह से चुनाव आयोग ने बंदिश लगा रखी है और सुबह से ही जो तैयारियां जो मुकम्मल होनी चाहिए थी वो पूरी कर ली गई है इस परिसर में। कुल मिलाकर के आज से दूसरे चरण के मतदान का जो प्रक्रिया है वो शुरू होगा। कैमरा पर्सन नलीन के साथ भुवन किशोर झा, न्यूज 18 रांची। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 52 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की है। पार्टी ने मौजूदा 30 विधायकों पर फिर से भरोसा जताया, जबकि 10 विधायकों का टिकट काट दिया है। जमशेदपुर पूर्वी से सीएम रघुवर दास को उम्मीदवार बनाया गया है, जबकि चक्रधरपुर से प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुआ को उम्मीदवार बनाया गया। लेकिन जमशेदपुर पश्चिम सीट पर अब तक उम्मीदवार की घोषणा नहीं की गई। साथ ही आजसू के साथ जिन सीटों पर पेच फंसा है उसमें भी प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की गई। इनमें लोहरदगा और चंदन ग्यारी शामिल है। अभी 52 सीटों की अभी जो चुनाव समिति में उनके नाम अप्रूव किए हैं उनकी मैं यहां से घोषणा करता हूं और 81 टोटल सीटें हैं। ऐसे श्री रघुवर दास जी जमशेदपुर ईस्ट से चुनाव लड़ेंगे। प्रदेश के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के श्री लक्ष्मण गिलुआ वह चक्रधरपुर से चुनाव लड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में। बहुत ही पॉजिटिव वातावरण, बहुत ही सकारात्मक सहयोग का वातावरण झारखंड में देखने को मिलता है। मेरे लगभग 6 विजिट्स हो चुके हैं झारखंड में और मैं देख रहा हूं कि समाज के सभी वर्गों का समर्थन रघुवर दास जी की सरकार को मिल रहा है और पिछले 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कारण एक सी चेंज वहां देखने को मिला है और लोगों का समर्थन भी उसी तरीके से उभर करके आया है। झारखंड में विधानसभा चुनाव के दौरान सीटों के बंटवारे को लेकर एनडीए में अभी तक जिच कायम है। आजसू और बीजेपी के बीच जारी खींचतान को सुलझाने के लिए कल देर रात आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान सीट शेयरिंग जैसे मुद्दे पर चर्चा हुई। मीटिंग के बाद सुदेश महतो ने बताया कि उन्होंने अपनी बात बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के सामने रख दी है। वहीं पूरे मामले का हल आज दोपहर तक निकलने की भी उम्मीद जताई। तो 2014 में सीटों का बंटवारा क्या कुछ था वो आपको दिखा रहे थे। अपने इश्यूज को आदरणीय अध्यक्ष जी के साथ, आदरणीय कार्यकारी अध्यक्ष और प्रभारी जी के पास रख दी है। वो मंत्रणा कर रहे हैं और कल इस पूरे विषय पर पटाक्षेप होगा।
हमने जो तैयारी की हुई सीट को मैंने दिया है और एक मैंने आग्रह किया था कि कई उस क्षेत्र के उस राज्य के हमारे जो इश्यूज़ हैं उस इश्यूज़ को भी मैंने प्राथमिकता रूप से उनके सामने रखा, चूँकि कॉमन प्रोग्राम ना बनने से हमारे स्टेट के लोगों को एक बड़ी क्षति हो जाती है और हम जिस विषय को लेकर, चूँकि रीजनल दल के रूप में जिस सब्जेक्ट का हम अगवा करते हैं, नेतृत्व करते हैं या जो भावना मेरी जुड़ी रहती है, उन चीज़ों का सम्मान के संदर्भ में भी हमने अपनी बात की है। मेरी कई सीटों पर चर्चाएं हुई है। 2 सीट ऐसा नहीं कि मैंने ये कहा, मैंने उस पर मैंने तर्क दिया था। मैंने कई सीटें इस तरह की है और हमने जहां मजबूती को आधार बनाया है और जहां संगठन जिसका मजबूत होगा वहां से नेतृत्व करे। बीजेपी के वरिष्ठ नेता सरयू राय की सीट पर अभी तक फैसला नहीं हो पाया। कल दिल्ली से जारी की गई बीजेपी की पहली लिस्ट में उनका नाम शामिल नहीं है। आपको बता दें कि सरयू राय जमशेदपुर पश्चिमी सीट से अब तक चुनाव लड़ते रहे हैं। हालांकि अभी तक उनकी सीट पर फैसला नहीं होने को लेकर कई सवाल भी उठ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि क्या सरयू राय को सरकार के खिलाफ मुखर होने की सजा मिली है, क्योंकि सरयू राय कई मुद्दों पर सरकार और सीएम के रुख से सहमति नहीं जताते रहे और उनके रुख और बयानों से विपक्ष को भी कई बार सरकार को घेरने का मुद्दा मिला। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि सरयू राय की सीट पर सस्पेंस कायम रखकर बीजेपी का नेतृत्व सरकार के खिलाफ जाने वाले नेताओं को सख्त संदेश देने की भी कोशिश कर सकता है। इधर पहली लिस्ट में नाम नहीं आने पर सरयू राय थोड़े परेशान तो दिखे। विमर्श उस पर हो रहा है, सूचनाएं ली जा रही होंगी, जानकारियों की कमी होगी और जानकारियां इकट्ठा करना होगा, विमर्श करना होगा, तो इस कारण ही रोका जाता है। पार्टी जब चुनाव लड़ने वाली है आजसू को मिलाकर सभी जगहों पर, तो आजसू को जितनी सीटें मिलेंगी आज रात में वो तय हो जाएगा। समझौता हो गया तो आजसू को दी गई सीटों को छोड़कर बाकी सीटों की घोषणा हो जाएगी। बीजेपी की पहली सूची में जहां कई विधायकों का टिकट कटा है, वहीं केंद्रीय नेतृत्व ने कई मौजूदा मंत्रियों और विधायकों पर फिर से भरोसा जताया, जिसमें नगर विकास मंत्री सीपी सिंह और शिक्षा मंत्री नीरा यादव भी शामिल हैं। इन दोनों नेताओं ने टिकट मिलने पर पार्टी नेतृत्व को धन्यवाद दिया और भरोसा दिलाया है कि एक बार फिर चुनाव में जीत कर आएंगे और सूबे में बीजेपी की मजबूत सरकार बनाएंगे। सबसे बड़ी बात तो यह है कि पार्टी ने मुझ पर विश्वास जताया, 6ठी बार विश्वास जताया, तो मैं इसे बाधा दौड़ नहीं मानता, क्योंकि पार्टी का एक कार्यकर्ता होने के नाते पार्टी के प्रत्येक आदेश का मैं अक्षर सा पालन करता हूं, उससे सिरधार्ज करता हूं। पार्टी ने मुझे आदेश दिया है, मैं पार्टी के उस आदेश का मैं पालन करूंगा और पार्टी को मैं विश्वास दिला सकता हूं कि सीपी सिंह इस अवसर का भरपूर उपयोग करेगा और पार्टी को झोली में ये सीट ला कर देगा। बहुत आभार व्यक्त करना चाहेंगे अपने पार्लियामेंट्री बोर्ड की पूरी टीम को, हमारे शीर्ष नेताओं को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, सबके प्रति हम आभार व्यक्त करना चाहेंगे कि उन्होंने फिर से हम पे विश्वास किया है। हमें लगता है कि जनता बहुत विश्वास करती है और एनडीए के पास में कोई चुनौती नहीं है। हमें लगता है कि हम लोग बहुत अच्छी सीट लाने वाले हैं और पुनः जनता हम लोग पे विश्वास करेगी, भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास करेगी और पुनः बहुमत की सरकार बनेगी। बीजेपी ने बहरागोड़ा से कुणाल शारंगी को उम्मीदवार बनाया। जेएमएम छोड़कर बीजेपी में आए कुणाल शारंगी ने बहरागोड़ा से टिकट देने के लिए पार्टी के केंद्रीय और प्रदेश नेतृत्व का आभार जताया। वहीं अब तक किए गए काम और अधूरे पड़े कामों को पूरा करने के लिए जनता से वोट मांगने और उसे पूरा करने का भी उम्मीद जताया। जो पुराने काम, कई ऐसे काम हैं जो हम नहीं कर पाए, सबसे पहली मेरी प्राथमिकता होगी, अगर राज्य की जनता ने, बहरागोड़ा क्षेत्र की जनता ने फिर से मौका दिया तो चकुलिया बड़ा मारा रेलवे लाइन जो दशकों से ठंडे बस्ते में चली गई थी, फिर से हम लोगों ने सर्वे का काम शुरू करवाया है और सांसद महोदय के नेतृत्व में निश्चित रूप से हम लोग रेलवे मंत्रालय के साथ उस पर समन्वय स्थापित करके हम पहल करेंगे कि जल्द से जल्द बहरागोड़ा रेलवे के मानचित्र पर स्थापित हो। एक बेटर इकोसिस्टम हम लोग डेवलप कर पाएंगे और जब सरकार में जो पार्टी होती है, कहीं ना कहीं अगर उस पर आपको काम करने का मौका मिले तो विकास की गति निश्चित रूप से दोगुनी। हजारीबाग सदर विधानसभा से मनीष जायसवाल को बीजेपी ने फिर से एक बार उम्मीदवार बनाया। इससे विधायक मनीष जायसवाल और उनके समर्थकों में खुशी की लहर है। इस मौके पर सदर विधायक मनीष जायसवाल ने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का आभार जताया और पार्टी की उम्मीदों पर खरा उतरने का दावा किया। शीर्ष नेतृत्व को बहुत बहुत
धन्यवाद देंगे इस बात के लिए कि जो 5 साल का मेरा जो तपस्या था, 5 साल जो हमने क्षेत्र में काम किया था, उसको देखते हुए पार्टी ने पुनः आस्था और विश्वास रखा है और जो विश्वास उन्होंने किया उस विश्वास पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करेंगे। यह सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाए, इसके लिए भी पूरा प्रयास है। कांग्रेस ने पहले चरण के चुनाव के लिए 5 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। लोहरदगा से पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव को उम्मीदवार बनाया गया। वे आज नामांकन दाखिल करेंगे, जबकि मनिका से रामचंद्र सिंह को टिकट मिला। वहीं डाल्टनगंज से पूर्व मंत्री केएन त्रिपाठी, भवनाथपुर से केपी यादव और विश्रामपुर से चंद्रशेखर दुबे उर्फ ददई दुबे को प्रत्याशी बनाया गया है। वहीं जेएमएम ने पहले चरण के चुनाव के लिए 3 उम्मीदवारों की घोषणा की है। जेएमएम ने गुमला से भूषण तिर्की, वहीं अगर हम बात करें बिशुनपुर से तो चमरा लिंडा, और अगर बिशुनपुर के बाद बात करें गढ़वा की तो मिथिलेश ठाकुर को प्रत्याशी बनाया है। वहीं आरजेडी ने भी 5 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है। आरजेडी ने हुसैनाबाद से संजय सिंह यादव को उम्मीदवार बनाया, गोड्डा से संजय प्रसाद को उम्मीदवार बनाया है, हुसैनाबाद से संजय सिंह यादव को उम्मीदवार बनाया है, देवघर से सुरेश पासवान को उम्मीदवार आरजेडी ने बनाया है। वहीं चतरा से सत्यानंद भोक्ता को आरजेडी ने उम्मीदवार बनाया है और छतरपुर से विजयराम को प्रत्याशी बनाया है। क्रम चुनाव चौपाल में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश तोमर। हम रांची शहर के एलिवेटिका चौक के पास हैं। हालांकि ये शहर काफ़ी शांत है, लोग अपने काम से ज़्यादा मतलब रखते हैं, लेकिन चूंकि चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है तो जाहिर है कि पूरे फिजा में सियासत है। हर व्यक्ति आज कहीं ना कहीं राजनीति की चर्चा कर रहा है, सबके अपने अपने मुद्दे हैं, कोई समस्याओं की बात कर रहा है। आज हम इनके बीच, हमारे साथ कुछ बच्चे हैं जो कि इनके पास कुछ इंस्ट्रूमेंट हैं। अगर आप शहर की बात करें तो राष्ट्रीय कवि रविन्द्रनाथ टैगोर का ये कहीं ना कहीं यहाँ काफ़ी पुराना ताल्लुकात रहा था। यहाँ पे लोग रविंद्र संगीत सुनना चाहते हैं, लेकिन देखते हैं कि ये जो राग है, ये जो तराने हैं, वो किस तरह का है। ये जो सुर हैं, ये क्या सियासी सुर है? नहीं, ये सियासी सुर तो नहीं है। राजधानी बनने के बाद अगर आप इस शहर की बात करें तो सड़कों में कोई इजाफा नहीं हुआ, सड़कों में 1 इंच जमीन नहीं जोड़ी गई। जाहिर है कि जो ट्रैफिक है वो एक बड़ी समस्या है। हालांकि इसको लेकर लगातार प्रयोग भी किए जाते हैं, लेकिन अब तक लोगों को इससे निजात नहीं मिला है। हमारे साथ कुछ जनता है, कुछ राजनीतिक दलों के सदस्य भी हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो ट्रैफिक की समस्या है, क्या इस बार इनके मुद्दों में शामिल है। ट्रैफिक एक, जैसे हमने उससे बात किया, ट्रैफिक एक बड़ी समस्या है, आपको क्या लगता है? देखिए, ट्रैफिक की जो समस्या है, कहीं ना कहीं आप देखे होंगे कि हमारे ई रिक्शा और भाईजन जो सैकड़ों के तादाद में आज रोड में चलते हैं, भुखमरी के कगार पे है। आपने ई सिटी बस निकाला है, सिटी बस में सुविधा क्या है? आपने कहा था एसी बस मैं निकाल के दूंगा, और एसी बस की सुविधा देख रहे हैं कि आप पुराने बसों को रोड में चला रहे हैं और बेचारे गरीब ई रिक्शा वाले को पेट में लात मार के आज उनको रोजी रोटी बन गई, तो उसका घर चलाना मुश्किल हो गया है। इस तरह से ट्रैफिक का कुछ ऐसा नहीं हो सकता है। जबकि आप व्यवस्था कीजिए, पड़ाव बनाइए, जगह जगह पे उनका मतलब यात्रियों का जगह बनाइए, तभी कोई कुछ समस्या निकल सकती है। मतलब कि जो सड़कों पर भीड़ है वो एक बड़ी समस्या है। बड़ी समस्या है। अगर इसके अलावा अगर कुछ शहर में देखें तो क्या कुछ समस्या है? समस्या देखिए, एक तो पड़ाव रहना चाहिए जी, कहीं भी एक पड़ाव होना चाहिए। आज देख रहे यात्रीगण खड़े कहाँ पे, तो एक पड़ाव होना चाहिए। बस आपने सिटी बस चलाया, पड़ाव बनाया उसका, कोई नहीं बनाया। आपने देखा कि व्यवस्थित कर रहे हैं सड़क को, तो एक तरफ से जब सड़क व्यवस्था करते हैं तो दूसरी तरफ आप तो खुद गाड़ी लगवा देते हैं। आपने जब नो वेंडिंग जोन यहाँ घोषित किया, तो वहाँ पे देखिए बड़े बड़े गाड़ी लगे हुए हैं, तो पार्किंग की समस्या और वो रोड जाम तो होंगे ही। अच्छा, इसमें जो आम लोग हैं, जो आम पब्लिक है, अगर हम यहीं पे देखें तो जो यहाँ के लोग हैं उनके लिए साइकिल की व्यवस्था की गई है।
साइकिल को चलाना पसंद करता है? नहीं, आज के समय तो साइकिल कोई चलाना पसंद नहीं करता, क्योंकि सभी के पास बाइक है, फोर व्हीलर अपना यूज़ करते हैं। तो फिर शहर में कैसे निजात मिलेगा? देखिए, जहाँ तक कि फ्लाईओवर बना रही थी सरकार जी, कितने घरों को तोड़ा गया, आज उस फ्लाईओवर को भी बंद कर दिया गया, तो उससे क्या फ़ायदा? सरकार का पैसा बर्बाद किया गया। उस फ्लाईओवर को जो काम चालू किया गया उसको पूर्ण रूप से अंतिम तक पहुँचाए जी। इस प्रकार फ्लाईओवर जहाँ बन रहा था उसको बनाए और रोड चौड़ीकरण किसी तरह करके उसको। इसके अलावा अगर हम बिजली पानी की बात करें, शहर के सौंदर्यीकरण की बात करें, क्या और भी कुछ मुद्दे हैं? बिल्कुल, बिजली का तो यहाँ का समस्या इतना गंभीर है जो आपको बोल ही नहीं सकते। कभी बिजली रहता ही नहीं है टाइम पे, पानी का समस्या है ही है लगातार। सबसे बड़ा समस्या को ट्रैफिक का है। तो ट्रैफिक किसी भी एरिया में जाइए इतना जाम रहता जो अभी को पैदल चलना भी मुश्किल हो जाता है। ट्रैफिक की बड़ी समस्या है। हमारे साथ कुछ लोग और हैं। ट्रैफिक के बारे में लोग आमतौर पे चर्चा कर रहे थे कि ट्रैफिक जो है एक बड़ी समस्या है और सरकार बनने के बाद, चाहे सरकार जिसकी भी बनी हो, पिछले 18 वर्षों में ट्रैफिक को लेकर, रांची शहर के ट्रैफिक को लेकर कोई खास बंदोबस्त नहीं किया गया, सड़कों का निर्माण नहीं कराया गया। जो ओवरब्रिज बनाने की बात हो रही थी, वो एक ओवरब्रिज बनाने की बात जरूर हो रही है, लेकिन वो काफ़ी नहीं है। नहीं, ये बात सही है कि रांची में ट्रैफिक की समस्या है जी, और उसका मूल कारण है रांची की आबादी झारखंड बनने के बाद जिस ढंग से बढ़ी है और यहाँ गाड़ियों की संख्या जिस ढंग से बढ़ी है, चाहे वो 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, और 4 व्हीलर में भी आजकल तो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ SUV आ गई हैं जो रास्ता ज़्यादा जाम करती हैं, ज़्यादा जगह चेकती हैं। तो इनके वजह से ट्रैफिक जाम की एक समस्या है, लेकिन इसके निदान के लिए भी लगातार उपाय किए जा रहे हैं। अभी आप इसी मेन रोड में हम लोग खड़े हैं, आप देखिएगा कि फुटपाथ को हटा करके नया वेंडर मार्केट बना करके उनको जगह दी गई। फिर एक कारण समझ में आया कि ई-रिक्शा के चलते हो रहा है, तो ई-रिक्शा बंद करके टाउन बसें चलाई जा रही हैं। हालांकि उससे भी जो महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, उनको दिक्कत हो रही है। उन लोगों की डिमांड है कि ई-रिक्शा चलना चाहिए। भाई साहब बता रहे थे कि जो ई-रिक्शा है उसमें वहाँ पर अगर वो उसको बंद कर देंगे तो फिर वहाँ रोजगार की समस्या हो जाएगी। नहीं, रोजगार से बड़ा जो पॉइंट है कि जो ई-रिक्शा में चलने वाले यात्री हैं जी, जो महिलाएं चलती हैं, महिलाओं को तो ई-रिक्शा से बहुत आराम हो रहा था। जो बुजुर्ग है, जो उनको बस में चढ़ने में दिक्कत है, और बसों में 20 को बस है, 20 से बस में भीड़ हो जा रही है जी। और ई-रिक्शा में लोगों को आराम था, कहीं चढ़े कहीं उतर गए, और महिलाओं को खास करके आराम था। तो ये सब चीजें भी विचाराधीन है। अभी तो नया नया प्रयोग हुआ है, अभी महीना 1.5 महीना हुआ है। कोई यहाँ पे फ्लाईओवर नहीं बनाया गया। नहीं, फ्लाईओवर कांटाटोली में बन रहा है, कटरू में बना है, झारखंड बनने के बाद आपको अरगोड़ा में बना है, तो फ्लाईओवर भी बने हैं और भी फ्लाईओवर की योजना है, लेकिन इन सब चीज़ों में समय लगता है। आने वाले समय में हम लोग इसके अलावा बिजली की बात हो रही थी, रोजगार की भी बात हो रही थी। आप चूंकि लंबे समय से इस शहर में हैं, यहाँ पर अगर आप चुनाव के दृष्टिकोण से देखें, एक बार फिर से जो प्रतिनिधि हैं, जो लोग चुनाव लड़ना चाहेंगे वो आपके पास पहुँचेंगे। हालांकि 5 वर्षों में कोई किसी का सूद नहीं लेता है, लेकिन एक बार फिर से आपके पास मौका है। क्या क्या मुद्दे आपके? ऐसे ना सबसे बड़ा मुद्दा तो ट्रैफिक का है जी, और सबसे ज़्यादा व्यस्त रोड जो है पिस्का मोड़ से रातू रोड का है। वहाँ फ्लाईओवर बनना मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आदमी पैदल चलने लायक वो मतलब वो रोड बचा नहीं है, इसलिए फ्लाईओवर जल्दी से जल्दी बनाना चाहिए सरकार जल्दी को। बनाना चाहिए। इसके अलावा कोई समस्या? जी, लॉ एंड ऑर्डर का व्यवस्था के ऊपर भी जो सरकार आवे उसको ध्यान देना चाहिए। हम लोग वादे तो बहुत कर रहे हैं कि हम ऐसे कर दिए, हम वैसे कर दिए, लेकिन हकीकत में कुछ हुआ नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति आज भी बुरी है, रोज कुछ न कुछ अप्रिय घटना सुनने को मिलती है। तो इसके ऊपर बहुत ही आवश्यक है कि कानून जो बना है उसके अंतर्गत इन अपराधियों पर लगाम लगाई जाए। कानून व्यवस्था एक बड़ी समस्या बहुत है बड़ी इस शहर में। इसके अलावा भी हमारे पास कुछ लोग हैं। कानून व्यवस्था, ट्रैफिक, इस शहर में, रांची शहर में मुद्दों की बात करें, सबसे बड़ा मुद्दा आपके दृष्टिकोण से क्या है? देखिए, मेरा मानना है कि अभी रिसेंट में जो मुद्दा है, बड़ा तालाब में करोड़ों रुपया खर्च हो गया, लेकिन जिस हिसाब से बनना था बड़ा तालाब को वैसा तो बना नहीं, बल्कि बड़ा तालाब और छोटा हो गया जी। कचरा का खूब समस्या है वहाँ पे। इस बार छठ भी ढंग से नहीं हो पाया वहाँ। यहाँ पे कुछ लोग बात कर रहे थे कि जो शहर है, शहर में हम विधायक की बात कर रहे थे, उनके परफॉर्मेंस की बात कर रहे थे, उनके प्रदर्शन की बात कर रहे थे। कुछ लोग संतुष्ट नहीं हैं। उनका कहना है कि जो शहर है उसका सूरत बहुत नहीं बदला। देखिए, कुछ लोग तो कभी संतुष्ट नहीं होंगे, लेकिन जितना विधायक जी ने काम किया और भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है आज शहर के विकास के लिए, आज चारों तरफ कहीं भी आप जा करके देख लीजिए, सभी तरफ सड़कें आपको बनी हुई नजर आएगी, और बिजली के खंभे आप देख लीजिए, उनके ऊपर लगे हुए लैंप देख लीजिए, सभी जगह आपको लाइट नजर आएगी। इस
कंस्टिट्यूंसी की बात करें, इस विधानसभा की बात करें, तो आपके नज़रिए से अगर हम देखना चाहें विधायक जी का जो प्रदर्शन है या फिर किसी जनप्रतिनिधि को चुनना हो, तो इस बार जनता क्या कुछ मुद्दा चुनेगी? देखिए, ऐसा है कि हमारे जो नगर विकास मंत्री हैं अभी सीपी सिंह, आदरणीय सीपी सिंह ने बहुत सारी काम की है। ये जनता के सामने है, जनता जग जाहिर है, वो देख रही है। आज जो भी एलईडी हम बल्ब देख रहे हैं ये सब उनकी देन है। और जहाँ तक बात है सरकार की, तो सरकार किसी भी चीज़ के लिए योजना लाती है, योजना का इम्प्लीमेंट भी कराती है। हो सकता है कि उससे जनता को थोड़ी तकलीफ हो, लेकिन उनके लिए ही, उनके फ़ायदे के लिए, आगे के लिए रास्ता खोलती है। शहरवासी हमसे बात कर रहे थे। हालांकि हमारे साथ कुछ राजनीतिक दलों के सदस्य भी थे जिन्होंने कहा कि सरकार में बहुत सारे काम किए जा रहे हैं और जो यहाँ के जनप्रतिनिधि उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं, लेकिन कई लोगों का ये मत है कि जो ट्रैफिक है वो सबसे बड़ी समस्या है। यहाँ पे जो लॉ एंड ऑर्डर है यानी कानून व्यवस्था है वो भी एक बड़ी समस्या है। ऐसे में ये चुनावी मुद्दे बनेंगे, इससे हम इनकार नहीं कर सकते। चुनाव चौपाल में हम फिर अगले पड़ाव पे मिलेंगे आपसे और वहाँ बात करेंगे कि जो आम जनता है वो क्या कुछ सोच रखती है। चूँकि चुनाव है, सियासत यहाँ पर उफान पे है, तो यहाँ के जो मुद्दे होंगे उस मुद्दे को लेकर हम बात करेंगे और दूसरे चौराहे पे जो लोग हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे और मुद्दों को जानने की कोशिश करेंगे। जाए ना और पिया रे।